हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त एडवोकेट एसएल शर्मा। दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको एक सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसला जो रिसेंटली में आया है, बहू को ससुराल में मिली प्रॉपर्टी पर उसके मायके वालों के नाम कर सकती है, जो रिसेंटली जजमेंट आया है। यानी बहू जो उसके ससुराल में जो प्रॉपर्टी उसको मिली है वो अपने मायके वालों के नाम कर सकती है। दोस्तों, संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो महत्वपूर्ण फैसला दिया है, कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला के मायके के लोगों को उसके परिवार का हिस्सा माना जाएगा, उसे अजनबी नहीं माना जाएगा। ऐसे में महिला ससुराल से मिली अपनी हिस्से की संपत्ति अपने मायके वालों के नाम कर सकती है। यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस श्री अशोक भूषण जी और जस्टिस श्री आर सुभाष रेड्डी की बेंच ने हाई कोर्ट की एक निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए की। बेंच ने कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 15/1/D में महिलाओं के पिता के उत्तराधिकारियों को महिला के भी उत्तराधिकारियों में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये जो फैसला आया है किस केस के संबंधित है, किस मामले की सुनवाई के दौरान हुआ था? यह पूरा मामला 1953 का है। गुरुग्राम के वाजिदपुर तहसील के गढ़ी गांव से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 1953 में गढ़ी गांव में रहने वाले एक शख्स, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में मृतक की पत्नी को आधी संपत्ति यानी उनकी पत्नी को मिली। अब वो संपत्ति जो पत्नी है उसने अपने भाइयों के बेटों के नाम कर दी। उस संपत्ति के नाम के करने के बाद उस औरत के देवर के बेटों ने आपत्ति जताई। जवाब में उस औरत के भाई के बेटों ने निचली अदालत में मुकदमा दायर किया। 19 अगस्त 1991 को निचली अदालत ने उस औरत के भाइयों के पक्ष में फैसला सुनाया। इस आदेश को जो उस औरत के देवर के बेटों के खिलाफ आया था, उसके को रद्द करने की मांग करते हुए उस औरत के यानी उस औरत के देवर के बेटों ने हाई कोर्ट में चले गए। उन्होंने दलील दी कि उस औरत के भाई के बेटों को उसके परिवार का हिस्सा नहीं माना जा सकता और अगर उन्हें जमीन दी भी गई है तो पहले उसे रजिस्टर कराया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने भी देवर के बेटों की दलील को नहीं माना और निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। इसके बाद मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली गई। दोस्तों, रिसेंटली नवभारत टाइम्स के पेपर में रिपोर्ट आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी विधवा की तरफ से अपने भाई के बेटों के नाम संपत्ति करना गलत नहीं है।
शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत हाई कोर्ट और निचली अदालत के फैसले में दखल देने का कोई कारण नहीं बनता। यानी उस औरत के पति की जो संपत्ति थी, जो उस औरत को मिली है, उस औरत ने इसे इनहेरिट की, वो संपत्ति को अपने भाइयों के बेटों के नाम कर सकती है, क्योंकि उसके मायकों, जो मायके के लोग हैं, लोगों को उसके परिवार का हिस्सा ही माना जाएगा। हिंदू वुमेन में प्रॉपर्टी के राइट्स क्या है, जो हिंदू औरत के लिए राइट क्या है। अब थोड़ा सा हमारे देश भारत में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। भारत में जैसे विविधता वाले देश में महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट्स अलग अलग पहलुओं पर निर्भर करते हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू धर्म रहा है। महिलाओं के प्रॉपर्टी राइट को लेकर धर्मों में पर्सनल लॉ रहे हैं। हालांकि सरकारों ने इनमें सुधार किया, चूंकि ये फैसला हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत आया है, तो संपत्ति में हिंदू महिलाओं के अधिकार को लेकर थोड़ा मैं आपको डिटेल में जानकारी दे देता हूं। हिंदू धर्म में महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने के लिए हिंदू कोड बिल आजादी के बाद लाया गया था। हालांकि इसका खाका पहले से ही तैयार होने लगा था। आजाद भारत में पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता श्री बी.आर. अंबेडकर जी मानते थे कि किसी भी समाज की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपनी महिलाओं के हितों की रक्षा किस हद तक करता है। दोस्तों, इसी विजन के तहत उन्होंने हिंदू सक्सेशन एक्ट पेश किया था, जो हिंदू कोड बिल का हिस्सा था। हालांकि हिंदू समाज के रूढ़िवादी और कट्टर तबके ने उस समय इस बिल का बहुत विरोध किया था। श्री बी.आर. अंबेडकर जी को इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस विधेयक को पास कराने के लिए एकदम दृढ़ निश्चित कर लिया था। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट भारतीय संसद में पारित हो गया। जैन, बौद्ध और सिख धर्म की महिलाओं को भी इस एक्ट का हिस्सा माना गया। दोस्तों, इनकी मुख्य बातों पर अगर हम नजर डालें, इस कानून से पहले हिंदू धर्म की महिलाओं को केवल मेंटेनेंस पाने का अधिकार था। उन्हें अपने पिता या दूसरे रिश्तेदार की प्रॉपर्टी का हिस्सा पाने का हक नहीं था। हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 6 ने उन्हें यह अधिकार दिया कि संपत्ति में हिस्सा पाने का उनका अधिकार किसी पुरुष उत्तराधिकारी के बराबर है। इस कानून के तहत हिंदू पुरुष के क्लास 1-2 और 3 के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उनकी बेटी, विधवा मां, बेटे की बेटी यानी पोती, बेटी या बेटे यानी नातिन, बहन इत्यादि को शामिल किया गया। इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि महिलाएं चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियों में अपना हिस्सा ले सकती हैं। इस कानून की धारा 14 में एक रेस्ट्रोस्पेक्टिव प्रावधान भी किया गया कि विधवा महिलाओं के संदर्भ में प्रावधान यह था कि कानून के लागू होने से पहले अगर कोई महिला विधवा हो गई थी तो वह अब अपने पति की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। हालांकि संयुक्त उत्तराधिकार को लेकर इस कानून की आलोचना हुई। एक्ट की धारा 6
में कहा गया संयुक्त उत्तराधिकार की स्थिति में महिलाएं अपने जन्मसिद्ध अधिकार के तहत प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं पा सकेंगी। इस कानून के तहत उन महिलाओं की संपत्ति को लेकर भी नियम बनाए गए जिनकी मौत बिना वसीयत के हो गई। इन्हें धारा 15 और 16 के तहत परिभाषित किया गया। इन धाराओं में के तहत बगैर वसीयत के मौत को प्राप्त हुई महिलाओं की प्रॉपर्टी पर भी वही नियम लागू हुए जो बगैर वसीयत के मर गए पुरुष के लिए बनाए गए हैं। यानी अगर महिला बिना वसीयत कराए मृत्यु को प्राप्त हो जाती है अचानक, तो वही कानून लागू होंगे जो एक पुरुष के बिना वसीयत किए मृत्यु पर हो जाते हैं। इस कानून में सबसे बड़ा सुधार 2005 में हुआ जब इसे संशोधित किया गया। यह संशोधन भारतीय लॉ कमीशन की 17वीं रिपोर्ट के आधार पर किया गया। इस संशोधन के तहत महिलाओं को संयुक्त उत्तराधिकारी के तौर पर पहचान दी गई। मतलब संपत्ति में अधिकार महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार माना गया। संशोधन के तहत बेटी को बेटे की तरह समान अधिकार और देनदारियां दी गई। दोस्तों, संशोधन के तहत बेटे की जो समान अधिकार जो देनदारियां दी गई थी, यह सभी संशोधन पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकार का नियम लागू करता है। इसमें किसी की इच्छा के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर उत्तराधिकार का नियम लागू किया जाता है। इस संशोधन के तहत पुराने एक्ट की धारा 4(2) को समाप्त कर दिया गया और कृषि भूमि में भी महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिया गया। विधवा महिलाओं के लिए प्रॉपर्टी में हिस्सा पाने के नियम और समान किए गए। क्लास 1 के उत्तराधिकारियों में और भी महिलाओं को जोड़ा गया, जैसे बेटी की नातिन, बेटी की पोती और बेटे की नातिन। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित कानून की पुनर्व्याख्या खासकर संयुक्त परिवार में जो संयुक्त संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट किया। एक जरूरी बात यह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में गोद ली गई बेटियों को भी बराबर में संपत्ति का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों, मेरा यह जो वीडियो बनाने का एक मकसद है आपको अवेयर करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो नई व्याख्या की है संपत्ति के जो कानून के अनुसार, यानी अगर किसी औरत का पति उसके ससुराल में मृत हो जाता है तो उस औरत को उसकी जो संपत्ति मिलती है उसकी संपत्ति वो अपने मायके वालों के नाम भी कर सकती है। यानी यह जो कानून हो गया है जो अपने मायके वालों के नाम कर सकती है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस कानून के संबंधित और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए या हमारी मेल आईडी पे कीजिए या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। अगेन दोस्तों, जय हिंद।